गीज़ा का ग्रेट पिरामिड ये सिर्फ पत्थरों का एक पहाड़ नहीं है। ये एक ऐसी पहेली है जो वक्त में कैद हो गई है। इतना बड़ा, इतना सटीक कि आज भी हमारी समझ से परे है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसे बनाया कैसे गया। 60 लाख टन। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। इसका वजन इतना है कि अगर आज की 10 सबसे ऊंची स्काई स्क्रेपर्स को एक साथ मिला दें तो भी पिरामिड उनसे भारी होगा। ये कोई मामूली इमारत नहीं है, ये एक पहाड़ है जिसे इंसानों ने अपने हाथों से बनाया है। और बस यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। एक ऐसी सिविलाइजेशन जिनके पास ना तो पहिया था और ना ही लोहे के औजार, उन्होंने इतिहास की सबसे सटीक स्ट्रक्चर्स में से एक को कैसे बना डाला। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें सिर्फ पत्थरों से आगे देखना होगा। हमें उन लोगों की कहानियों को समझना होगा जिन्होंने इसे बनाया था, क्योंकि असली चमत्कार पत्थरों में नहीं बल्कि उस सिविलाइजेशन में है जिसने उन्हें तराशा। तो सबसे पहला सवाल, आखिर इसे बनाया किसने? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे, क्योंकि ये वो कहानी बिल्कुल नहीं है जो हमने फिल्मों में देखी है। हम सबके दिमाग में हॉलीवुड की बनाई हुई एक तस्वीर है ना? कोड़ों की मार खाते लाचार गुलाम। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। हाल ही में हुई खोजों से पता चला है कि पिरामिड्स गुलामों ने नहीं बल्कि स्किल्ड और देश के लिए समर्पित लोगों ने बनाए थे। और इस बात का सबूत उनके खाने में मिलता है। एक आर्कियोलॉजिस्ट ने तो यहां तक कहा कि उन वर्कर्स को रोज इतना गोश्त मिलता था जैसे आज के जमाने का कोई बड़ा सा बर्गर। ये सोचिए, क्या गुलामों को ऐसा खाना मिलता है? बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसी टीम के लिए फ्यूल था जिनकी बहुत कद्र की जाती थी। तो आखिर कौन थे ये लोग? वो थे किसान, जो साल के उस वक्त काम पर आते थे जब नील नदी में बाढ़ आती थी और उनके खेत पानी में डूब जाते थे। ये एक नेशनल प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। उन्हें टीम्स में बांटा गया था, उन्हें घर, खाना, यहां तक कि तनख्वाह भी मिलती थी। वो एक देश बना रहे थे और इस बात का उन्हें गर्व था। लेकिन ये कहानी सिर्फ वर्कर्स की नहीं है, ये कहानी उस पूरे सिस्टम की है, उस विशाल देशव्यापी सप्लाई चेन की है जिसने इस प्रोजेक्ट को मुमकिन बनाया। सही मायनों में ये मिस्र की पहली महान नेशनल प्रोजेक्ट थी। सोचिए, 4,500 साल। इतने लंबे अरसे तक हमारे पास सिर्फ अंदाजे थे, थ्योरीज थी। कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था जो किसी ऐसे शख्स ने लिखा हो जो वाकई वहां मौजूद था, जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा हो। जब तक हाल ही में एक ऐसी खोज नहीं हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये है मिरर की लॉगबुक, एक ऐसी कमाल की खोज जो दुनिया का इकलौता आई विटनेस अकाउंट है पिरामिड के कंस्ट्रक्शन का। ये मिरर नाम के एक मिडिल मैनेजर की डायरी है जो लाइमस्टोन की डिलीवरी का हिसाब किताब रखता था। आप इसे इतिहास की सबसे पुरानी एक्सेल स्प्रेडशीट भी कह सकते हैं। और मिरर की इसी डायरी से इस पूरी सप्लाई चेन का राज खुला। पत्थर सैकड़ों मील दूर से लाए जाते थे। लेकिन असली जीनियस यहां है। इजिप्शियंस ने नील नदी की सालाना बाढ़ का इस्तेमाल किया। उन्होंने नहरें खोदी ताकि उनकी नावें सामान लेकर सीधे गीजा के कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंच सकें। उन्होंने कुदरत को ही अपनी सबसे बड़ी मशीन बना लिया था। तो सामान कैसे पहुंचा, ये तो हमने जान लिया। अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर और देखते हैं वहां की इंजीनियरिंग को। ये सिर्फ मेहनत का काम नहीं था, बल्कि इसमें एक पवित्र मकसद के साथ बेहतरीन प्रिसिजन शामिल थी। तो सोचिए, एक इतनी बड़ी ढलान वाली चट्टान पर एक बिल्कुल परफेक्ट लेवल फाउंडेशन कैसे बनाया गया होगा। तरीका जितना सिंपल था उतना ही ब्रिलियंट। चट्टान पर खाइयों का एक ग्रिड खोदा गया, उन्हें पानी से भर दिया गया क्योंकि पानी हमेशा लेवल रहता है। फिर पानी के लेवल पर निशान लगाकर पत्थर को उस लाइन तक तराश लिया गया और इसका नतीजा एक ऐसी बुनियाद जो साइज में लगभग 7 बड़े शहरी ब्लॉक्स के बराबर है और जो 1 इंच से भी कम के फर्क से बिल्कुल फ्लैट है। और इसमें कोई एक तरह का पत्थर इस्तेमाल नहीं हुआ था। पिरामिड एक कॉम्प्लेक्स सैंडविच की तरह था। 3 अलग अलग किस्म के पत्थरों से बना। अंदर का हिस्सा यानी कोर लोकल लाइमस्टोन से, ऊपर एक चमकदार सफेद केसिंग जिसे मिरर जैसे लोग लाते थे, और सबसे अंदर के चेंबर्स के लिए विशाल ग्रेनाइट ब्लॉक्स जो 500 मील दूर से लाए गए थे। इस सब को मैनेज करना एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर रहा होगा। लेकिन सवाल यह है कि इतनी ज्यादा प्रिसिजन की जरूरत ही क्यों थी? देखिए, इसका जवाब यह है कि पिरामिड सिर्फ एक मकबरा नहीं था,
ये एक रिजरेक्शन मशीन थी। इसका हर हिस्सा, इसका अलाइनमेंट, इसमें लगा हर पत्थर इस तरह से डिजाइन किया गया था ताकि फ़ारो की आत्मा सूर्य देवता रा के साथ सफ़र कर सकें और हर सुबह फिर से जन्म ले सके। ये एक कॉस्मिक मशीन थी जो मिस्र के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए थी। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, क्योंकि आखिर में ये कहानी सिर्फ एक मॉन्यूमेंट बनाने की नहीं है। ये इस बारे में है कि कैसे एक मॉन्यूमेंट बनाने के प्रोसेस ने एक पूरी सिविलाइजेशन को बना दिया। इस प्रोजेक्ट के स्केल को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे उस दौर का एक नेशनल स्पेस प्रोग्राम समझना। इसने देश में गर्व की भावना जगाई, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया और पूरे समाज को एक मकसद के लिए एक साथ ला खड़ा किया। इतने बड़े चैलेंज को पूरा करने के लिए मिस्र को खुद को री-इन्वेंट करना पड़ा। इस प्रोजेक्ट ने पूरे देश को एक किया, एक कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी बनाई, देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और एक ऐसा पावरफुल इकोनॉमिक इंजन बनाया जिसने सदियों तक मिस्र को ताकत दी। तो अब समझ आया, पिरामिड की असली उपलब्धि पत्थरों में नहीं है, असली उपलब्धि तो मिस्र खुद है। पिरामिड वो भट्टी थी जिसमें एक राष्ट्र को गढ़ा गया, एक ब्यूरोक्रेसी, एक इकोनॉमी और एक कॉमन आइडेंटिटी के साथ। आर्कियोलॉजिस्ट मार्क लेहनर ने इस बात को बिल्कुल सही शब्दों में कहा है। असली सवाल ये नहीं है कि इजिप्शियंस ने पिरामिड कैसे बनाया, असली सवाल ये है कि पिरामिड ने इजिप्ट को कैसे बनाया। तो अगली बार जब गीज़ा के ग्रेट पिरामिड की कोई तस्वीर सामने आए तो सिर्फ उस इमारत के बारे में मत सोचिए, उस देश के बारे में सोचिए जिसे बनाने में उसने मदद की, क्योंकि क्या पता प्राचीन दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा वो पत्थर की इमारत न हो, बल्कि वो राष्ट्र हो जिसे उसने जन्म दिया।